दैनिक जागरण संपादकीय। डिजिटल तकनीक से जुड़ी चुनौतियां और संभावनाएं। जरा सोचिए कि आप अपने घरों में सोफे पर बैठे हैं और उसी समय अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं यात्रा पर गए हैं और किसी आर्ट गैलरी में घूम रहे हैं और वहां से ही अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं। यह ना तो कोई सपना है और ना ही कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य, बल्कि वास्तव में संभव हो रहा है। वस्तुतः ये मेटावर्स है, जहां तकनीक के माध्यम से आप एक वर्चुअल दुनिया में दाखिल होते हैं। मेटावर्स की अवधारणा सबसे पहले साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफन्स ने 1992 में अपनी पुस्तक सनो क्रैश में की थी। इस किताब में उन्होंने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का खाका खींचा था जहां लोग अपने घरों की चार दीवारी में रह एक वर्चुअल रियलिटी में अपना जो जीवन जीते हैं। यह अवधारणा उस समय के मुताबिक भले ही काल्पनिक और दूर की बात लग सकती है, लेकिन तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति ने इस कल्पना को सच कर दिखाया है। आज वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीक के जरिए मेटावर्स वास्तविकता हो चला है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी गेम को वर्चुअल दुनिया में हो, लेकिन मेटावर्स किसी गेम से कहीं अधिक ज़्यादा है। कुल मिलाकर मेटावर्स एक गहरी, थोड़ी आभासी दुनिया का नेटवर्क है जो इंटरनेट के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां लोग आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता जैसी तकनीकों का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और ये लोगों को काम करने, सामाजिक मेलजोल करने और गेम खेलने, खरीदारी करने और डिजिटल पर्यटन का अनुभव करने की अनुमति देता है, जिससे डिजिटल और भौतिक क्षेत्र परस्पर जुड़ते हैं। मेटावर्स ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च गति वाले इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। वर्चुअल पहचान। ग्रैंड और क्यू रिसर्च के अनुसार साल 2024 तक वैश्विक मेटावर्स मार्केट लगभग $105 अरब का था। वही 2030 तक यह 1.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। आज कंपनी गेमिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, शॉपिंग, मार्केट प्लेस से जुड़े मेटावर्स के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहे हैं। फेसबुक, जो अब मेटा के नाम से जाना जाता है, उसने मेटावर्स में अपनी भूमिका निभाई है। मेटावर्स ने अपनी भूमिका निभाई। अक्टूबर 2021 में मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स से प्रेरित होकर फेसबुक का नाम मेटा कर दिया और अपनी मेटावर्स यूनिट से लगभग $10 अरब से अधिक का निवेश किया। यह शुरुआत में सेकंड लाइफ जैसे प्लेटफॉर्म को मेटावर्स से पहले उदाहरण के रूप में देखा गया, जहां खिलाड़ी का एक वर्चुअल पहचान के साथ संवाद कर सकते थे। हाल में ही लाइफ स्टाइल ब्रांड नाइके ने रोलेक्स पर नाइकलैंड नाम से एक वर्चुअल स्थान बनाया है, जिसके कुछ ही महीने में 60 लाख से अधिक उपभोक्ता हो गए। वही डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में मेटावर्स को तेजी से अपनाया जा रहा है। साल 2024 में मेटा ने विक्ट्री XR के साथ मिलकर यूरोप के विश्वविद्यालयों को डिजिटल ट्विन्स वर्चुअल कैंपस तैयार किए हैं। डिजिटल ट्विन्स कैंपस के जरिए छात्र यूनिवर्सिटीज के भौतिक परिसर का अभ्यास अनुसरण करते हुए रिमोट क्लास ले सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेटावर्स की भूमिका बढ़ रही है। कंपनी VR तकनीक पर आधारित टेली हेल्थ सेवाएं दे रही है, जहां मरीज का वर्चुअल वातावरण में इलाज किया जा रहा है। कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के अनुसार मेटावर्स आधारित ई-कॉमर्स अवसर साल 2030 तक $2.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। वही मेटावर्स पर लोग NFT के जरिए डिजिटल परिसंपत्तियों में भी निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक्सचेंजर ने अपने नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग के लिए एक वर्चुअल ऑफिस बनाया है। मेटा का उपयोग। डिजिटल क्रांति के दौर में गुजर रहे भारत में इसके विकास के लिए अमेरिकी कंपनी मेटा भी सहभागिता दे रही है। इसके साथ ही मंत्रालय ने IIT भुवनेश्वर में VR और AS सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया,
जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और शोध को गति मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी गुवाहाटी द्वारा वीआर प्लेटफॉर्म ज्ञानाधार को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पीएम श्री स्कूल में लागू किया जा रहा है। हालांकि भारत में डिजिटल अवसंरचना और इंटरनेट पहुंच की सीमाएं मेटावर्स के विकास के लिए कुछ रुकावट पैदा कर रही है। दरअसल भारत में 60% से अधिक उपभोक्ता शहरी क्षेत्रों से हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी वीआर एआर तकनीक और हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच सीमित है। ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में पर्याप्त ब्रॉडबैंडिंग के बिना मेटावर्स तक पहुंच संभव नहीं होगी। फिलहाल भारत में अधिकांश इंटरनेट कनेक्शन कम गति या उच्च लेटेंसी वाले हैं, जो रियल टाइम वीआर एआर अनुभव के लिए पर्याप्त नहीं। वही एआर वीआर हेडसेट, इमेजिंग डिस्प्ले और अन्य हार्डवेयर काफ़ी महंगे हैं। भारत में भी मेटावर्स तकनीक अपने शुरुआती दिनों में है। हालांकि मेटावर्स में डाटा की गोपनीयता और डिजिटल लत जैसे मुद्दे भी उभर रहे हैं। विशेषज्ञों ने मेटावर्स में सुरक्षा, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की हैं। हाल ही में ब्रिटेन में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ वर्चुअल वातावरण में उत्पीड़न का मामला सामने आया, जिसने मेटावर्स में सुरक्षा और निगरानी के गंभीर सवाल खड़े कर किए हैं। इसके साथ ही मेटावर्स के लंबे समय तक रहने के लिए डिजिटल एडिक्शन का भी खतरा बढ़ा है। लंबे समय तक वीआर हेडसेट पहनने से लोगों को सिमुलेटर सिकनेस या साइबर सिकनेस भी हो सकती है, एक प्रकार का मोशन सिकनेस, जिसमें उपयोगकर्ताओं को वीआर अनुभवों के दौरान चक्कर आना, मतली, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। उभरती हुई अवधारणा। मेटावर्स के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है, लेकिन क्या अभी भी अस्थिर है? इसके लिए कई जोखिम हैं। कोविड महामारी के समय जब सभी लोग अपने घरों में कैद थे, तो दुनिया की सभी दिग्गज कंपनी मेटावर्स की भारी निवेश को लेकर उत्साहित थे, लेकिन आंकड़े बताते कुछ कंपनियों ने अपने निवेश को अवलोकन करना शुरू कर दिया। मार्क जुबर्ग ने मेटावर्स के रियलिटी लैब से 2020 में अब तक लगभग $60 अरब अधिक का नुकसान उठाया और 2025 तक अपनी तिमाही में कंपनी के करीब $4 अरब का घाटा दर्ज किया। एआई और मशीन लर्निंग जो पहले से ही मेटावर्स के लिए मुकाबला ज़्यादा प्रभावी साबित हो रहा है, जिसके कारण कंपनी इस मेटावर्स के मुकाबले एआई पर अपना निवेश बढ़ा रहा है। इन तमाम संभावनाओं और चुनौतियों के बावजूद मेटावर्स अभी भी एक उभरती हुई वातावरण है। भले ही मेटावर्स अपनी शुरुआती चरण में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्क प्लेस और सामाजिक जुड़ाव से पूरी तरह से पुनर्वसित कर सकता है। सबके लिए सूचनाओं का सुलभ बनाता गूगल की बात माह के अंतिम सप्ताह में अपना 27वां जन्मदिन मनाया है। आज गूगल न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे निर्णय तक को भी प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली तकनीक ताकत बन चुका है। यह एक ऐसी डिजिटल साथी बन गया जिससे हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज जब हम किसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं, हम किसी उत्पाद की जानकारी चाहिए होती है, तो किसी नए स्थान का पता लगाना होता है, या किसी गणितीय सवाल का हल चाहिए, तो या फिर किसी विशेष दिन की जानकारी खोजनी हो, तो हमारे मन में पहला नाम गूगल ही आता है। यही कारण इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हुआ कहा जाता है। गूगल तकनीक केवल सूचना प्रदान करने तक सीमित नहीं है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए हमारी पसंद नापसंद तक जान रही है। गूगल सर्च और यूट्यूब पर हमारी गतिविधियों से लेकर तमाम सूचनाएं एक डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। गूगल की सबसे बड़ी विशेषता उसका एल्गोरिदम है। जब हम किसी शब्द या किसी विशेष को सर्च करते तो गूगल का वेब ब्राउज़र अरबों वेब पेज से जानकारी इकट्ठा करके सर्वर पर एडवांस करता है, इंडेक्स करता है और फिर अपने एल्गोरिदम की मदद से प्रासंगिकता के हिसाब से हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। यही कारण है कि चाहे जानकारी कितनी भी विशाल क्यों न हो, गूगल हमें
वही उत्तर पहले दिखाने की कोशिश करता है जिसकी हम सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। गूगल का यह एल्गोरिदम लगातार सुधारना और विकसित होता जा रहा है। इसी ने हमें उपराज्य बना दिया है। यह भी सच है कि गूगल की ताकत जितनी बड़ी उतनी ही जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। गलत सूचना, फेक न्यूज, निष्ठा का हनन, डेटा सुरक्षा और एल्गोरिदम बायस जैसी चुनौतियां इसके सामने खड़ी हैं। हालांकि गूगल इन समस्याओं से निपटने के उपाय करता है, लेकिन यह बहस जारी है। क्या किसी एक कंपनी के पास इतनी अधिक शक्ति होना मानव सभ्यता के लिए खतरा नहीं? बावजूद इसके गूगल हमारे जीवन का वह हिस्सा बन चुका जिसके बिना आधुनिक समाज की कल्पना मुश्किल हो गया है। गूगल ने ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाया, सूचनाओं को सबके लिए सुलभ बनाया और दुनिया को एक साझा डिजिटल मंच पर खड़ा कर दिया। गूगल ने तकनीकी दुनिया समेत मानवीय सभ्यता को सोचने और जीने के ढंग को बदल दिया है। एक दूसरे की जरूरत बनते भारत और ब्रिटेन। हर्षदीप पंत जी के लेखक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कियर स्टामर और उसके के साथ 125 सदस्यीय विशालीय मंत्रिमंडल भारत आ चुका है। बतौर प्रधानमंत्री का यह पहला भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक ब्रिटिश दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से स्टामर के भारत दौरे पर नजरें टिकी हुई थी। वैश्विक उथल पुथल और टैरिफ को लेकर चल रही खींचातानी ने भी इस दौर का महत्व और बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के ब्रिटिश दौरे पर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उस दौरे पर उसकी प्रगति की समीक्षा के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को नए आयाम दिए जाने की व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों से इतने बड़े दल के साथ स्टामर का आना इस दौर की महत्ता को दर्शाता है। इस समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उसे देखते हुए वो स्वाभाविक है कि उसे निपटने सरकार की प्राथमिकता होगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी प्रभावित हो रही है। इसलिए स्टामर चाहते हैं कि वे इस दौर को अधिक से अधिक सार्थक बनाकर ही स्वदेश लौटे। स्टामर के दौरे के कार्यक्रम की रूपरेखा ही ये संकेत मिलते हैं कि आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध इसके मूल में। चाहे दौर के लिए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का चयन हो या उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने उसकी मुलाकात, सीआईओ फोरम में भागीदारी हो या फिर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में सहभागिता या भारतीय फिल्म निर्माता से जुड़े केंद्रों का अवलोकन, इन सभी गतिविधियों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। जुलाई में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे पर जिस मुक्त व्यापार समझौते पर बात बनी थी, उसी प्रभावी बनाने से जुड़ी चर्चा भी इसी दौर के एजेंडा का शामिल है। इसी बीच ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की बात भी प्रमुखता से हो रही है, जिसमें आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे ब्रिटेन की आर्थिकी की बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। यह दौर उस पहलू को भी रेखांकित करता है कि भारत ब्रिटेन अतीत की औपचारिकता से आगे बढ़कर व्यवहारिक और परस्पर लाभ एवं विश्वास पर केंद्रित हो चले। एक समय दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक संबंधों और प्रवासियों से तय होते थे, लेकिन अब ये उन बंदिशों से बाहर निकलकर भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी जैसी पहल से निर्धारित हो रही है। इसके तहत दोनों देशों ने वर्ष 2035 तक कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके जरिए व्यापार एवं निवेश, तकनीकी समन्वय एवं रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा प्रयास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का उन्नयन एवं लोगों के बीच बेहतर सामाजिक संपर्क जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौर उन पहलुओं की समीक्षा होना स्वाभाविक है। इनमें भी व्यापार एवं निवेश और सामरिक रणनीति का ही मुख्य रूप से केंद्र में रहने की आसार हैं। दोनों देशों ने अपने व्यापार को बढ़ाकर जल्द ही 42 अरब पाउंड तक ले जाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें मुक्त व्यापार समझौते की भूमिका अहम होने वाली है। करीब 3 साल के अथक प्रयास के बाद अमल में आया यह व्यापार समझौता इतनी कठोर बुनियाद पर आ गया है कि अब जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर चर्चा और उनमें से कहीं ज़्यादा मानक बन गया। इससे मिलने वाले परस्पर लाभ को इसी में समझा जा सकता है। जहां ब्रिटेन के
अल्कोहल उद्योग एवं वाहन उद्योग को भारत से बड़े एवं उभरते बाजार में पहुंच बनेगी, वही भारत के कपड़े, चमड़ा एवं रत्न आभूषण जैसे व्यापक श्रम खपत वाले उद्योगों को ब्रिटेन जैसे आकर्षक बाजार में पेट बनाने में मदद मिलेगी। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के इस दौर में यह समझौते और अधिक उपयोगी साबित होते दिख रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते समन्वय के बीच कुछ गतिरोध अभी भी बने हुए, जैसे व्यापार समझौते और ब्रिटेन में भारत की स्टील एवं फर्टिलाइजर उत्पादों को लेकर कुछ झिझक का माहौल है। इसके पीछे उन उद्योगों में कारण उत्सर्जन को एक कारण बताया जा रहा है। इसी तरह भारत में ब्रिटिश कानून सेवाओं को लेकर भी विरोध के स्वर सामने आए हैं। व्यापार समझौते के बाद उम्मीद बनी थी कि भारतीय पेशेवरों के लिए ब्रिटेन जाने की राह और सुगम होगी, लेकिन उनमें अपेक्षित रूप से सकारात्मक नहीं दिखी जा रही। संभव है कि स्टामर के दौर पर इन बिंदुओं को लेकर कुछ चर्चा के साथ कोई स्वीकार्य समाधान निकलने का दिशा में प्रयास किए जाए। सामरिक सहयोग भी द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में बना हुआ है। चूंकि दोनों देश कई बिंदुओं पर साझा सोच रखते हैं, इसलिए सहयोग का मोर्चा भी सुगम दिखता है। समकालीन वैश्विक परिस्थितियों को भांपते हुए ब्रिटेन ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पेट बढ़ाने का समझदारी भरा रुख अपनाया। इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव उसे एक स्वाभाविक साझेदार बनाता है, जो पिछले कुछ समय ब्रिटेन के साथ बढ़ रही सक्रियता में नजर आ भी रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों को लेकर भी देश एहसास एक समान दृष्टिकोण रखते। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर अंकुश से लेकर सामुद्रिक आवाजाही को सुगम एवं सुरक्षित बनाने को लेकर आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायित्व एवं संतुलन को लेकर भी दोनों देशों के एक ही धरातल पर दिखने को सामरिक समझौते पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में रक्षा तकनीक साझेदारी और रक्षा उत्पादन को लेकर भी कोई सहमति बन सकती है। साथ ही खुफिया सूचनाओं को साझा करने की राह में भी अवरोध दूर किए जाने की पूरे प्रयास होंगे। बदलते वैश्विक ढांचे और परिस्थिति में भारत ब्रिटेन साझेदारी की निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका होगी। स्टामर का यह दौरा इस साझेदारी की प्रति गति देने को काम करना होगा। भारत की दृष्टि में प्राचीन पांडुलिपियां, डॉक्टर सुशील पांडे जी। पिछले दिनों ज्ञान भारतम मिशन की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया और नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग पांडुलिपियों के बिखरे भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण, उसके डिजिटलीकरण और प्रसार के साथ विदेश चली गई मूल कृतियों को वापस लाने का प्रयास शामिल है। इस घोषणा पत्र में मूल पांडुलिपियों को वापस प्राप्त करने और उन्हें विदेश से लाने और उनकी डिजिटल प्रतियां सुरक्षित करने, शोध और राष्ट्रीय गौरव के लिए उन तक पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। भारत अब दुनिया भर में चोरी या फिर तस्करी के द्वारा देश से बाहर 600 से अधिक धरोहरों को वापस ला चुका है। इनमें अकेले अमेरिका से ही 559 धरोहरों को वापस लाया गया है। पांडुलिपियां किसी राष्ट्र की जीवंत स्मृति है, उसकी सभ्यता की पहचान की नींव होती हैं। भारत जैसे संस्कृति वाले राष्ट्र के पास पांडुलिपियों का समृद्ध संग्रह है, जिसमें लगभग 1 करोड़ ग्रंथ हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को संबंधित पांडुलिपियां ताड़पत्र, हस्त निर्मित कागजों, कंठी की छालों, चमड़े, चम्रपत्र, बर्च, भोजपत्र, ताम्रपत्र के रूप में सुरक्षित है, जिसका संरक्षण आधुनिक तकनीक से करने के साथ साथ शोधकर्ताओं तक पहुंच हो आसान बनाना आवश्यक है। ये सभी पांडुलिपियां मूल स्रोत के रूप में हस्तलिखित होती थी, जो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार से पहले सूचनाओं को रिकॉर्ड करने का साधन थी। मध्यकाल और आधुनिक काल में विदेशी आक्रांताओं ने इसे नष्ट तो किया, लेकिन आज़ादी के बाद इनके महत्व को न समझना और उसका संरक्षण न किया जाना दुखद एवं प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भारतीय इतिहास में भी उतने स्थान नहीं मिल पाया। भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि साम्राज्य के उत्थान और पतन में दिखाई देती। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा लोक चेतना, मानवता और नैतिकता पर आधारित जीवन दृष्टि, प्रकृति के साथ सामंजस्य और वैज्ञानिक चेतना से युक्त दृष्टि भारतीय जीवन की मूल आधार थी। भारत की दार्शनिक पद्धतियां
आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक चेतना से युक्त थे, जो अलग अलग परिस्थितियों में सभी समाजों के लिए मार्गदर्शक के रूप में विद्वान थे। जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने धार्मिक दृष्टिकोण से राजनीतिक इतिहास लिखा और आक्रांताओं की नीतियों को वैधता प्रदान की। आधुनिक काल में अंग्रेजी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक मानसिकता से भारतीय इतिहास को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारतीय चिंतन धारा को अवरुद्ध करके पश्चिमी मूल्य एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रदान करने के साथ साथ औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना था। आज़ादी के अमृत काल में भारतीय समाज अपने अतीत के प्रति आग्रही दिख रहा है और अपने मूल चिंतन धारा के नए संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीयता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए आधार प्रदान किया है। आज भारतीय इतिहास को शोधकर्ता नई दृष्टि और संदर्भ के साथ साथ वैज्ञानिक शोध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। प्राथमिक और मूल स्रोतों के साथ इतिहास सामने आ रहा है, जिससे अतीत को भ्रांति भरे विमर्श अप्रासंगिक हो रहे हैं। पूर्वाग्रह से लिखा गया इतिहास वैज्ञानिक दृष्टि और स्रोतों के साथ आज प्रस्तुत करने से झूठा साबित हो रहा है। पुरातात्विक उत्थान से भारतीय सभ्यता के नए पक्ष स्पष्ट हो रहे हैं। भारतीय शास्त्रों के विजय और जनकल्याणिक शासन के नए पक्ष सामने आ रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारतीय ज्ञान पर शोध पीठों की स्थापना हो रही है और वैज्ञानिक संस्थान की प्राचीन ज्ञान की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जीवन पद्धति आयुर्वेद और योग को संपूर्ण विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर रहा है। यूनेस्को भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को विश्व विरासत के रूप में स्वीकार कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वर्ष का चिंतन मनन, महान विद्वानों और चिंतनों का शोध, भारत की वैज्ञानिक धरोहर शामिल है, जो भारतीय पांडुलिपियों में आसानी से खोजी जा सकती हैं। यह पांडुलिपियाँ केवल अतीत के धरोहर नहीं बल्कि भविष्य के भारत की दृष्टि और दृढ़ संकल्प हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा लंबे समय से चले आ रहे बौद्धिक चिंतन, परस्पर विमर्श और तार्किकता पर आधारित लोक स्वीकृति का परिणाम है। भारत का निर्माण उसके विचारों, आदर्शों और मूल्यों से हुआ है। भारत की पांडुलिपियाँ समूची मानवता की विकास यात्रा की पथ चिन्ह है। कोई भी सभ्यता अपने मूल आदर्शों और मार्गदर्शन सिद्धांतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। पांडुलिपियों का संरक्षण और उसके आधार पर इतिहास लेखन राष्ट्र निर्माण की नई परिभाषा प्रस्तुत करेगा। स्व का बोध और अतीत की महान विरासत भारतीयता के मूल्यों को मजबूत करेगी और राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प पूर्ण करेगा। काल्पनिक स्रोतों पर आधारित पूर्वाग्रह के आधार पर लिखा गया इतिहास भारत बोध को लगातार कमजोर करता रहा। पांडुलिपियों के आधार पर लिखे गए इतिहास को तार्किक और वैश्विक स्वीकृति प्रदान प्राप्त होगी। लेखक बाबा साहब अम्बेडकर, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के प्राध्यापक। ग्रामीण क्षेत्रों में कायम डाकघर का महत्व। अरविंद कुमार सिंह। भारतीय डाक सदियों से संचार और सूचना क्रांति के बीच पैदा हुई पीढ़ी बहुत सी परंपरा ऐतिहासिक संस्थाओं के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखती जैसे उनकी पहले की पीढ़ी रखती थी। संचार और सूचना क्रांति के असर के चलते कई देश में डाकघर बंद हो रहे हैं, पर भारत ने अपनी उपयोगिता के कारण पिछले 5 वर्ष में 5,639 नए डाकघर खुले। यह संस्था हमारे लोगों के सुख दुख में खड़ी रही, जिस कारण जनमानस में इसके स्थान भावनात्मक जुड़ाव रहा है। डाक बैंकिंग, जीमा बीमा और मनी ऑर्डर तथा रिटेल सेवाओं के माध्यम से इसका आम लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। परंपरागत सेवाओं में लंबे समय तक उलझे रहे डाकघरों ने समय के साथ स्वयं को बदलकर अपना अस्तित्व ही नहीं बचाए रखा, बल्कि खुद को सबल किया। डिजिटल इंडिया से लेकर आर्थिक और वित्तीय समावेशन के लिए संचार और सूचना क्रांति की ताकत के डाकघरों ने स्वयं को लैस किया। कई नागरिक उन्मुखी सेवाएं भारतीय डाक ने आरंभ की। पासपोर्ट, रेल टिकट, आधार नामांकन और अपग्रेडेशन कायम सर्विस सेंटर, आधार आधारित भुगतान सेवा डाकघर मुहैया करा सकी। इस समय 1.4 लाख डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से डिजिटल सेवा पोर्टल, मतदाता पंजीकरण विवरणों में श्रम सेवा, पेंशन, रोजगार सेवा के साथ कई उपयोगी सेवा दी जा रही है। वे बिलों के भुगतान से ले रहे हैं, टूर और ट्रैवल सेवा में मदद कर रहे हैं तथा
फास्टैग जारी कर रहे हैं। शैक्षिक, बैंकिंग, बीमा, आयकर रिटर्न में मददगार है। देश में डाकघरों के बचत बैंक से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में 26 करोड़ से अधिक खाते, जिसमें से 12.6 लाख करोड़ रुपये जमा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ सुकन्या खाते को 84% डाकघरों में खुला है, क्योंकि इसके लिए पोस्टमैन ने अपना अभियान चलाया। वर्ष 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किया गया, जिसमें पोस्टमैनों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस से लैस कर नई ताकत दी गई। वित्तीय सेवाओं में ग्रामीण अंचलों में इसकी मजबूत पकड़ और विश्वसनीयता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट से पूर्व वित्त मंत्री से मुलाकात कर डाक सेवाओं को कायाकल्प और 2029 तक लाभ में लाने की नीति के साथ एक ठोस नीति रखी। इसी के तहत डाक विभाग आगे बढ़ा। आने वाले समय में यह ऋण सेवा में भी मजबूत संस्था के रूप में उभरेगा, क्योंकि इसके पास पोस्टमैन जैसी संस्था है जिसको देहाती अंचलों के जनमानस पर गहरी पकड़ है। फिलहाल सरकार नई सेवाओं के माध्यम से भारतीय डाक की आर्थिक सेहत और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि अभी भी चुनौतीपूर्ण है। चिंतन का महत्व। मनुष्य जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व चिंतन है। कह सकते हैं चिंतन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सुकरात ने कहा कि बिना सांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता। इस वाक्य में चिंतन का अनिवार्यता छिपी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले पत्ते भर हैं। जिज्ञासा और आत्म परीक्षण की वह कसौटी है जो विचारों का जीवित रखता है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्युदंड भले ही दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए, क्योंकि उनके योगदान क्योंकि उसने सोचना सिखाया। डेस्कार्ट ने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह कथन चिंतन के अस्तित्व का मूल आधार बना देता है। मनुष्य की पहचान उसके धन, पद और वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जीवित जीव रह जाएगा। चिंतन न केवल मनुष्य को अलग पहचान देता है, बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहेंगे तो क्या विज्ञान, कला व दर्शन का उद्भव होगा? ऐसे में हर क्षण सोचना एक जिम्मेदारी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। यह विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता। गांधी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते हैं कि किसी विचार की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन ये मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। जिसमें परिवर्तन शक्ति का समावेश हो उसे सार्थक बनाता है। कैलाश मंजू बिश्नोई। भरोसे बिगाड़ने वाले रवैया, राहत की व्यापकता बढ़ाने व अपने उत्पादों की गुणवत्ता, जस्टिस पर जूता, पैदल चलने की सुरक्षा।